नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, 3 सिर वाला राक्षस पार्ट 2। दासी दौड़ी दौड़ी महारानी के पास पहुंची। महारानी जी, जल्दी कीजिए, सेनापति और महामंत्री आपको खत्म करके यह राज्य हड़प कर जाने की घात में है। आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए। क्या बकती है, वे हमारे हितैषी हैं। मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ महारानी जी। सत्ता का मोह किसी भी भले से भले आदमी को अवसर आते ही बेईमान बना देता है। अपनी दासी के समझाने बुझाने पर महारानी उसे साथ लेकर एक गुप्त द्वार से महल से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद जब सेनापति के सिखाए खून के प्यासे सैनिक महारानी के कक्ष में पहुंचे तो मैदान साफ हो चुका था। महारानी का कक्ष तो खाली है नायक। क्या बकते हो, अच्छी तरह ढूंढो उन्हें। जल्द ही मगध राज्य पर अपना अधिकार करके सेनापति ने जश्न मनाया। महामंत्री जी, सेनापति वीरबाहु बेईमान नहीं है। राज्य के संचालन में आप मेरे बराबर के भागीदार होंगे। धीरे धीरे मैं आपके लिए रास्ता साफ करता जाऊंगा। फिलहाल मैं तो केवल नाम के लिए ही राजगद्दी पर बैठूंगा। आइए इसी बात पर आज जमकर पी जाए। क्यों नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है वीरबाहु। उधर युवराज महेंद्र नागवन में पहुंचा। इस बियाबान वन में महाराज का कैसे पता लगाया जाए। रात को किसी पेड़ पर बैठकर समय काटना होगा। तभी एक भयानक और विशाल अजगर की निगाह युवराज पर पड़ी। अजगर अचानक युवराज और घोड़े पर झपटा। युवराज जैसे ही संभल कर खड़ा हुआ, अजगर ने घोड़े का मुंह सटक लिया। बाप रे, यह अजगर है या राक्षस। दूसरे ही पल युवराज ने अजगर पर तलवार से वार किया। दुष्ट, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। युवराज के एक ही वार से अजगर मारा गया, पर साथ ही घोड़ा भी जीवित नहीं बचा। मेरा प्यारा घोड़ा मारा गया। भटकते भटकते युवराज एक सरोवर के निकट पहुंचा। तब तक रात घिराई थी। इस सरोवर पर रात में जंगली जानवर पानी पीने अवश्य आते होंगे। उनसे बचने के लिए मुझे किसी वृक्ष पर बसेरा करना चाहिए। युवराज एक पेड़ पर चढ़ गया और एक मोटी सी डाल पर सतर्क होकर बैठ गया। अब तो सुबह होने पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। आधी रात के वक्त युवराज को नींद के झोंके आने लगे, लेकिन तभी उनके कानों में कुछ युवतियों के खिलखिलाने की आवाजें पड़ी तो वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। जल्दी ही उसकी दृष्टि सरोवर की ओर गई। अरे, ये कौन है? कहीं परियां तो जल क्रीड़ा नहीं कर रही? उन युवतियों में नागराज की पुत्री भी थी। बस करो रत्ना, अब हमें घर चलना चाहिए। अभी हमारा मन नहीं भरा राजकुमारी जी, थोड़ा और नहाएंगी। उसी समय जल के मध्य से 3 सिरों वाला भयानक राक्षस निकला और 2 नहाती हुई युवतियों को देखने लगा। आहा, राजकुमारी नंदिनी का सौंदर्य तो अद्भुत है। इसे पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। वह धीरे धीरे उन युवतियों की ओर बढ़ने लगा। पेड़ पर बैठे युवराज ने जब राक्षस को धीरे धीरे उन युवतियों की ओर बढ़ते देखा तो चौंक पड़ा। ओह, वह भयानक और विचित्र 3 सिर वाला राक्षस उनकी ओर क्यों बढ़ रहा है? दूसरे ही पल युवराज पेड़ से नीचे कूद पड़ा। मुझे उन्हें सावधान करना चाहिए। इस बीच नाग कन्या राजकुमारी नंदिनी और उसकी सखियों की नजर राक्षस पर पड़ी तो वे भयभीत होकर सरोवर से बाहर की ओर भागी। राजकुमारी, रुक जाओ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नहीं, बचाओ। रत्ना, जल्दी से किनारे पर पहुँचो, जल में मेरी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। नंदिनी किनारे पर पहुंची ही थी कि राक्षस ने उसे पकड़ लिया। बचाओ। घबराओ मत प्रिय, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मुझे छोड़ दे नीच। पिताश्री को यह पता चलेगा तो वे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतिथि होने का यह अर्थ नहीं है कि तू उनकी कन्या पर बुरी नजर रखे। उसी समय युवराज महेंद्र ने राक्षस को ललकारा। कन्या को छोड़ दे नराधम राक्षस, वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नंदिनी को छोड़कर राक्षस युवराज पर झपटा। तू मुझे मारेगा चूहे? मैं तुझे समूचा निकल जाऊंगा। क्यों नहीं, कोशिश करके देख। राक्षस ने युवराज को पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, युवराज महेंद्र उछला और उसने हवा में ही तलवार का भरपूर वार राक्षस की बाह पर कर दिया। संभल। आह! अपने कटे हाथ को पकड़कर राक्षस तेजी से पलटा और अपने मुंह से आग की लपटें फेंकी। यह देखकर, राजकुमारी जी, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं रत्ना, वीर पुरुष की तब तक मदद नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसे सहायता की जरूरत ना हो। अभी तुम सिर्फ देखो।
युवराज उछलकर जिस स्थान पर पहुंचा था उसके ठीक पीछे सरोवर का पानी चक्कर खा रहा था। युवराज ने चक्कर खाती लहरों से अपने को बचाया। बाप रे, बाल बाल बचा हूँ। इस घूमती हुई जलधारा में गिर जाता तो बचना मुश्किल था। बचकर कहाँ जाएगा। तभी राक्षस ने सरोवर से निकलकर युवराज के ऊपर भयानक छलांग लगाई। आ आ आ! अचानक युवराज महेंद्र तेजी से नीचे बैठ गया। उफ, मर बेटा। नंदिनी तुरंत अपनी सखी रत्ना की ओर पलटी। रत्ना, वह दुष्ट विष भंवर में गिर पड़ा है। वहां से मूर्छित होकर वह सीधा पिताश्री के पास ले जाया जाएगा। उसके वहां पहुंचने से पहले ही तुम वहां पहुंच जाओ। मैं इस युवक का धन्यवाद करके आती हूँ। धन्यवाद करके जल्दी आना राजकुमारी जी, कहीं बातों में ही ना लग जाना। तो जाती है या नहीं? जाती हूँ। राजकुमारी नंदिनी ने बनावटी गुस्से से रत्ना पर हाथ उठाया तो रत्ना हंसती हुई अपनी सखियों सहित जल में कूद पड़ी। उधर राक्षस विष भंवर में फंसकर नीचे धंसता चला गया। आह, बचाओ! उफ! आपने उस दुराचारी राक्षस से मेरी रक्षा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य था देवी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। पर क्या मैं देवी का परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम नंदिनी है और मैं नागराज वासुकी की कन्या हूँ। यहाँ निर्जन देखकर ही हम जल क्रीड़ा के लिए आए थे। ओह, पर आपकी वे सखियाँ आपको अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? इस सरोवर की तलहटी में मेरे पिता का नागलोक है। वे उनसे उस राक्षस की शिकायत करने गई हैं। पर अब शिकायत से क्या लाभ? वह तो डूबकर मर गया है। नहीं, वह डूबा नहीं है और ना मृत्यु को ही प्राप्त हुआ है। वह केवल मूर्छित हुआ है। जहाँ वह गिरा था वहाँ विष भंवर है। उस विष भंवर में फंसकर वह सीधा मेरे पिताश्री के पास ले जाया जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? उसे दंड मिलेगा। कैसा दंड? वह तो बड़ा शक्तिशाली लगता है। शक्तिशाली होने के अलावा वह हमारा अतिथि भी है। ऐसा अतिथि जिसे न चाहकर भी हम अपने घर में रोके हुए हैं। तुम्हारी बातें बड़ी उलझी हुई हैं। आखिर वह है कौन? बस इतना समझ लीजिए कि वह हमारा शत्रु है और हमें उसे इसलिए बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि हमें अपने पिता के जीवन दाता को उससे बचाना है। पर आप छोड़िए, यह हमारा अपना मामला है। आप नहीं समझेंगे। क्या मैं अपने रक्षक का परिचय जान सकती हूँ? ओह, बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गया। मेरा नाम महेंद्र है और मैं मगध सम्राट नरेंद्र कुमार का बेटा हूँ। राजकुमारी नंदिनी मगध सम्राट का नाम सुनकर चौंकी। क्या आप मगध सम्राट के पुत्र हैं? हाँ, और मैं उन्हें ही ढूंढने घर से निकला हूँ। आखेट करते वक्त वे कहीं चले गए हैं। ओह, फिर आइए, आप मेरे साथ नागलोक चलिए। पिताश्री आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। नहीं देवी, मन होते हुए भी मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं जा सकता जब तक कि मैं अपने पिता को न खोज लूं। राजकुमारी ने कुछ सोचा, फिर युवराज की ओर देखा। युवराज, अपने पिता के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। एक दिन तुम जरूर उन्हें खोज निकालोगे। यहाँ से पूर्व दिशा में तपस्वी विश्वरूप का एक आश्रम है। संभवतः वे तपस्वी तुम्हारी कुछ मदद कर सके। धन्यवाद देवी। पिता की खोज करने के बाद घर लौटने से पहले मैं एक बार यहाँ जरूर आऊँगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी युवराज। भोर की लाली आकाश में फैलने लगी तो युवराज ने विदा ली। अच्छा देवी, मैं चलता हूँ। ईश्वर तुम्हें सफलता दे युवराज। युवराज के दूर जाते ही नंदिनी पलटी और पानी में कूद पड़ी। नागराज को जब सारी बात पता चली तो वह क्रोध में भरकर आग बबूला हो गया। निकल जाओ यहाँ से, इसी समय चले जाओ। हमने तुम्हें अतिथि का सम्मान दिया और तुमने हमारी ही इज्जत पर हाथ डालने की नीचता की। पर नागराज, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। बंद करो अपनी काली जुबान, इससे पहले कि मेरे आदमी तुम्हें विष कुंड में डालकर हमेशा के लिए खत्म कर दे। चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ, पर जब तक मैं अपने जनक की आज्ञा को पूरी नहीं कर लेता और राजकुमारी नंदिनी को नहीं पा लेता, तब तक मैं सरोवर के बाहर ही बैठा रहूंगा। कहकर राक्षस पैर पटकता हुआ वहां से चल दिया। उधर दूसरी ओर पूर्व दिशा में चलता चलता युवराज महेंद्र विश्वरूप के आश्रम के बाहर पहुंचा। संभवतः यही तपस्वी विश्वरूप का आश्रम है। भीतर चलकर देखना चाहिए। आश्रम में प्रवेश करके युवराज ने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह चौंक पड़ा और महारानी के पास आकर बैठ गया। हाय,
महारानी जी, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ, धीरज धर बेटी, मेरा आशीर्वाद विफल नहीं हो सकता। तू यहाँ वन में कैसे आ गई माँ? आंखें खोल माँ, तुझे क्या हुआ है? तेरा यह शरीर। युवराज, महारानी को नाग ने डस लिया है। तपस्वी ने युवराज को सांत्वना देकर उठाया। बेटा, होनी को कोई नहीं डाल सकता, पर मेरा दिया आशीर्वाद भी कभी असफल नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ मरी नहीं है, विष के प्रभाव से यह मृत प्राय है। पर महाराज, यह सब हुआ कैसे? लगता है माँ मेरे पीछे पीछे ही यहाँ वन में आई होगी। यह तो मुझे नहीं मालूम बेटा, पर जिस समय ये दोनों देवियाँ आश्रम में आई थी, बेहद घबराई हुई थी। मैंने इनसे पूछा, तुम कौन हो देवी? यहाँ वन में क्या लेने आई हो? महाराज, अपने पति की तलाश में वन वन भटक रही हूँ। वे कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, उनका पता बताइए। अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी। तुम्हारे चेहरे पर पतिव्रत धर्म का तेज है। धैर्य रखो, तुम्हारे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे पति कौन है और वे यहाँ जंगल में क्या करने आए थे? महाराज, ये मगध राज्य की महारानी है। इनके पति मगध सम्राट वन में आखेट के लिए आए थे। क्या क्या यह सच है? यह सच है महाराज। मेरा बेटा युवराज महेंद्र भी उन्हें ढूंढने यहाँ आया है, पर वह भी मुझे नहीं मिल रहा है। और अब तो महाराज और युवराज की अनुपस्थिति में दुष्ट सेनापति वीरबाहु ने राज्य पर भी कब्जा कर लिया है। उसी से डरकर हम यहाँ आई हैं। हे भगवान, यह मैंने क्या कर डाला? एक और राजा को मार डालने के लिए राक्षस को भेज दिया और दूसरी ओर महारानी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दे दिया। अब मैं क्या करूं? प्रत्यक्ष में मैंने कहा, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है बेटी। जानती हो, तुम्हारे पति ने मेरी बरसों की तपस्या भंग की है और मैंने उसे मार डालने के लिए एक राक्षस को उसके पीछे भेजा है। नहीं, यह नहीं हो सकता। और जैसे ही महारानी 2 कदम पीछे हटी, उनका पैर एक नाग के फन पर पड़ गया और उसने महारानी को डस लिया। आह! पूरी कथा सुनकर युवराज ने तपस्वी के पैर पकड़ लिए। महाराज, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता ने किस परिस्थिति में आपकी साधना भंग करने का अपराध किया था, पर मैं आपसे अपने पिता और माता के जीवन की भीख मांगता हूँ। आप यदि कोई दंड देना चाहें तो मुझे दे दें, पर मेरे माता पिता को जीवन दान दे दें। तुम धन्य हो बेटा। उठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि मेरे द्वारा भेजा गया 3 सिर वाला राक्षस इसी वन में पश्चिम दिशा में पड़ने वाले एक नाग सरोवर के बाहर बैठा है। उस नीच राक्षस से तो मैं भेंट कर चुका हूँ महाराज। उसने नाग कुमारी नंदिनी का धर्म नष्ट करने की कुचेष्टा की थी। मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ उसके भीतर से वापस खींच ली हैं। फिर भी वह ढीठ बड़ा शक्तिशाली है। अब तुम उसे मारकर ही अपने पिता की रक्षा कर सकते हो। याद रखना, जब तक तुम उसके 3 सिर धड़ से अलग नहीं करोगे, वह नहीं मरेगा। मैं उसे मार डालूंगा महाराज, पर मेरे पिता हैं कहाँ और मैं अपनी माँ को फिर से कैसे जिंदा पाऊंगा? बेटा, उस नाग सरोवर में जिसके बाहर वह राक्षस बैठा है, सैकड़ों कमल के फूल खिले हैं। उन्हीं में से एक कमल के फूल में तुम्हारे पिता का जीवन कैद है। पर वहाँ उन्हें किसने कैद किया है महाराज? बेटा, यह तुम्हें वहीं जाकर पता चल जाएगा। उस सरोवर के मध्य में एक बड़ा कमल का फूल है। उसमें पद्म पराग नामक एक मधु का कोश है। उस मधु का रंग स्वर्ण की भांति पीला है। उस मधु को तुम अपनी माँ के होठों पर लगाओगे तो वह पुनः जीवित हो उठेगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज कि मैं सफल होकर लौटूं। विजयी हो वत्स। तपस्वी विश्व रूप से आशीर्वाद लेकर युवराज महेंद्र नाग सरोवर पर पहुंचा और राक्षस को ललकारा। अरे नीच पापी, तू अभी तक जीवित है। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू फिर आ गया। उस दिन तो बच गया था, पर आज तू नहीं बच पाएगा। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। ले संभल। उफ! आह! राक्षस की धरती पर गिरते ही युवराज ने उसके 3 सिर खटाखट धड़ से अलग कर दिए। यह तो मारा गया। अब मुझे सरोवर में कूदना चाहिए। अगले ही पल, जय भोलेनाथ! तभी कमल के फूलों पर सैकड़ों सर्प उठ खड़े हुए। भोलेनाथ, अपने इन नागों को संभालो, मैं तो आपका दास हूँ। उसी समय श्वेत कमल खुला और उसमें से नाग कन्या नंदिनी प्रकट हुई।
उसने मुस्कुराकर युवराज को कमल दल पर चढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ युवराज, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। यह तुम हो राजकुमारी? क्या मेरे पिता तुम्हारी कैद में हैं? नहीं, वे नागराज के मेहमान हैं। कमल के फूल के मध्य से कुछ सुनहरी सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। दोनों सीढ़ियों पर उतरे। मेहमान? पर मैंने तो सुना था कि वे यहाँ कैद हैं। थे, पर गलती से हमने उन्हें पद्म पराग के मधु का चोर समझ लिया था। ओह! सीढ़ियां नागराज के सिंहासन के पास जाकर खत्म हुई। आहा, बेटा महेंद्र, तुम यहाँ? हाँ पिताजी, आप कुशल से तो हैं। बाप बेटे की मिलन के बाद नागराज ने उन्हें विदा किया। युवराज, तुमने उस दुष्ट राक्षस से मेरी बेटी की रक्षा करके मेरी बेटी का दिल जीत लिया है। यह पद्म पराग का मधुकोश और अपनी बेटी को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जल्दी जाओ, महारानी को तुम्हारी फौरन जरूरत है। मैं आपका आभारी हूँ नागराज। नागलोक से युवराज महेंद्र नंदिनी और अपने पिता के साथ तपस्वी विश्वरूप के आश्रम में पहुंचा। विप्रवर, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसे अब भूल जाओ राजन, पहले अपनी पत्नी को देखो। आंखें खोलो माँ। महारानी ने आंखें खोली। आहा, मेरा बेटा। माँ, मैं पिताजी और तुम्हारी बहू को भी ले आया हूँ। हाँ बेटी, यह देखो। महारानी ने नाग कन्या और अपने बेटे को बाहों में भर लिया। महारानी, अब घर चलो, हमें उस दुष्ट वीरबाहु और महामंत्री से भी निपटना है। हाँ, अब शीघ्र अपने देश जाओ राजन, तुम्हारी प्रजा तुम्हारी राह देख रही है। मगध राज्य की सीमा पर महाराज, महारानी और युवराज के आने का समाचार पाकर सेनापति वीरबाहु आपे से बाहर हो गया। सेना नायक, जाओ, उन्हें बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। वीरबाहु, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो, प्रजा विद्रोह कर देगी। हमारे सामने कायरों की भांति जुबान मत खोलो महामंत्री। तुम्हें जाना है तो तुम भी जाकर महाराज के तलवे चाटो। ठीक है, मैं जाता हूँ। वीरबाहु ने राजा बनकर महामंत्री से किए समझौते का पालन नहीं किया था, इसलिए वह उससे खिन्न था। और फिर सेना की सीमा पर पहुंचने से पहले ही प्रजा ने सचमुच विद्रोह कर दिया था। सेना के हथियार छीन लो, हमारे महाराज वापस आ गए हैं। मगध सम्राट की जय। वीरबाहु को बंदी बना लिया गया। इस देशद्रोही को हमारे सामने से ले जाओ और फांसी पर लटका दो और इस नमक हराम महामंत्री को कैद में डाल दो। जो आज्ञा पिताजी। महाराज, दया कीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।